सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इनके आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय, इन्होंने 15 अगस्त को एक स्टेटमेंट दिया था या बात कही थी कि 2047 तक संविधान बदल देंगे। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला तो ये रहेगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव है। उस बात को ध्यान में रखते हुए उनकी इस स्टेटमेंट का हम विश्लेषण करेंगे। दूसरा, उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही, यानी किसको टारगेट करके ये बात कही है, दूसरा पॉइंट ये लेंगे। और तीसरा पॉइंट ये लेंगे कि अगर नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष द्वारा ये बात कही जा रही है तो ये कोई सामान्य से लगने वाली बात नहीं है। इसको बहुजन समाज के लोगों ने गंभीरता से लेना चाहिए और फिर बहुजन समाज ने इसे गंभीरता से लेकर आगे क्या करना चाहिए। तो इन 3 मुद्दों पे आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब उन्होंने 15 अगस्त को ये स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद बहुत सारे न्यूज चैनलों में और सोशल मीडिया पर और बहुजन समाज के जो चैनल है वहाँ पर भी कई तरह के वीडियो आए। लेकिन उनके वीडियो देखकर ये लगता है कि उन्होंने केवल सामान्य तरीके से उस बात का विश्लेषण किया है। मैंने रवीश कुमार जी का भी देखा वीडियो, तो उन्होंने संविधान बदलने की बात की, फिर अपने तरफ से कि संविधान कितना महत्वपूर्ण है, इतने सारे लोगों ने बनाया है, उसमें 2 साल 11 महीने लगे और क्या कहते हैं बहुत सारे वाद विवाद हुए, लोगों से भी राय मांगी गई। अगर लोगों ने किसी अनुच्छेद पर आपत्ति व्यक्त की तो उसके ऊपर फिर चर्चा हुई और इस चर्चा के दौर के कारण इतना लंबा समय लगा और इतना चुने हुए जो प्रतिनिधि थे, जो संविधान सभा में चुनकर गए थे, उन लोगों के माध्यम से ये संविधान लिखा गया। तो वो कोई बेवकूफ लोग तो थे नहीं जिन्होंने संविधान लिखा, जो आप संविधान बदलने की बात कर रहे हो। तो इस टाइप से मतलब डिफेंड करने की कोशिश की गई। तो लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया देबरॉय जी ने, तो इसे मैं ऐसा समझता हूँ कि भारत में 2 ही प्रकार के लोग उनके इस स्टेटमेंट को सही तरीके से समझते हैं। एक तो आरएसएस के कैडर बेस्ड कार्यकर्ता और दूसरा वामसेप के कैडर बेस्ड कार्यकर्ता। ये बात शायद उस तरीके से समझ में ना आए जैसे कि आरएसएस के कार्यकर्ता या कैडर बेस्ड कार्यकर्ता सोचते हैं और जो वामसेप के कैडर बेस्ड कार्यकर्ता सोचते हैं। उनकी सोच को पकड़ने लायक दूसरे अन्य जो मीडिया के लोग हैं या सोशल मीडिया पे चैनल वगैरह चलाते हैं तो वो इस बात को पकड़ पाएंगे, ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई देता। तो हम पहले मुद्दे पे चर्चा करते हैं कि आखिर इस समय पर विवेक देबरॉय जी ने ये स्टेटमेंट क्यों जारी किया या क्यों ऐसी बात कही। तो जहां तक आंदोलन की दृष्टि से अगर आप देखें तो भारत में जो वामसेप है और जो वावन मेश्राम जी है, उनके साथ में जो विभिन्न संगठन है, उनके द्वारा देश में इस मामले को बहुत बड़े पैमाने पे उठाया जा रहा है कि डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी है। अब ये आप लोगों के लिए हो सकता है सामान्य बात हो, लेकिन जैसे ही अगर ये बात निकलती है तो आप सोचो कि जो ब्राह्मण है उसके दिमाग में जैसे ही ये बात पहुंचती है तो उसके दिमाग में परमाणु बम फट जाता है। इतनी खतरनाक ये बात है कि ब्राह्मणों को विदेशी कह रहे हैं डीएनए के अनुसार और खुलेआम खुले मंच से डंके की चोट पर वामसेप के लोग कह रहे हैं। तो इससे आप ये मत समझिए कि उन पे असर नहीं पड़ता है, उनका कॉन्फिडेंस लूज होते जा रहा है, ब्राह्मणों का कॉन्फिडेंस लूज होते जा रहा है। अब आप सोचो कि जब इतने खुले मन से वामसेप के लोग और विभिन्न जो भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ब्राह्मणों को विदेशी कहेंगे तो क्या ब्राह्मण सुनते नहीं होंगे? सुनते होंगे, देखते होंगे, बल्कि वो सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को जवाब भी देते हैं। लेकिन वो उधर आरएसएस का जो मुख्यालय है उधर जाके भी तो दिमाग खाते होंगे ना कि अरे ये तो इतना बड़े स्तर पे वो बोल रहे हैं और विदेशी 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 बोल रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आरएसएस के लोग कुछ नहीं कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि हमारे लोग ही दिमाग खाते वावन मेश्राम जी का, उनके लोग भी तो, उनके ब्राह्मण भी तो दिमाग खाते होंगे ना। तो जब ऐसा हुआ तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होते जा रहा है।
तो फिर ऐसी कंडीशन में किया क्या जाए? आरएसएस के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि ब्राह्मणों का हौसला बनाए कैसे रखा जाए, कॉन्फिडेंस बनाए कैसे रखा जाए। तो अब जो वामसेप के लोग या वामन मेश्राम जी जो डीएनए के आधार पर विदेशी कह रहे हैं, वो तो कहने लायक तब बने ना जब संविधान में अधिकार मिले। अभी क्या हुआ, हरियाणा का कार्यक्रम पे रोक लगाई, यूपी में रोक लगाई थी, वाराणसी के कार्यक्रम पे रोक लगाई, तुम्हारा काशी मथुरा के कार्यक्रम पे लगाई। तो मेश्राम जी क्या कहने लगे, संविधान में आर्टिकल 19 है और वो फ्रीडम ऑफ द स्पीच का अधिकार देता है, ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है वगैरह वगैरह। मतलब कि ये है कि संविधान में जो फंडामेंटल राइट मिले हैं, इस वजह से आप ये बोलने लायक बने हो। तो फिर ब्राह्मणों का जो कॉन्फिडेंस है वो जो इस ये सब बोलने से लूज होते जा रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए आरएसएस क्या करेगा? तो वो तो यही करेगा ना कि कहेगा कि संविधान बदल देंगे, हम इतनी ताकत रखते हैं कि संविधान बदल देंगे। अब संविधान अगर मान लो संविधान बदल दिया तो मौलिक अधिकार नहीं था, आप बोल नहीं सकते। जब आप बोल नहीं सकते तो फिर ब्राह्मण जो बोलेगा वही सही है, तो आपके बोलने का अधिकार तो समाप्त हो जाएगा। आज मौलिक अधिकार होने के बावजूद वो कार्यक्रमों पे रोक लगा सकते हैं, तो संविधान नहीं रहेगा तब क्या होगा? तो जो 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें ब्राह्मणों का हौसला बड़ा होना जरूरी है और आरएसएस से जुड़े लोगों का हौसला बढ़ना जरूरी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। 2024 का चुनाव, इसका दूसरा इसका कारण ये बताया जा सकता है कि अभी 2023 चल रहा है और 2047 में बदलने की बात की है। तो मतलब 2023 से अगर हिसाब लगाया जाए तो 33 10 साल, 43 20 साल और 47, तो लगभग 24-25 साल बाद की बात वो अभी बता रहे हैं। जब 25 साल बाद आपको संविधान बदलना है तो अभी क्यों बता रहे हो? तो उसका सीधा मतलब है कि 2024 पे चुनाव है और आरएसएस के जो समर्थन में जो ब्राह्मण है वो आरएसएस के समर्थन में रहने चाहिए, बीजेपी के समर्थन में रहने चाहिए, क्योंकि बहुत भोखलाट मची हुई है वामसेप की वजह से। तो इसलिए एक बात तो यह है कि इसलिए स्टेटमेंट दिया। दूसरा कि जब 2047 में आपको संविधान बदलना है और आपको ये पता है कि भारत में करोड़ों लोग संविधान के समर्थक है, फिर अभी काहे के लिए बता रहे हो? नहीं बताना चाहिए ना। फिर अभी जब बदलना है तब धीरे से बदल देना चाहिए, और यही तो वो करते आ रहे हैं। तो फिर जब मालूम है कि करोड़ों लोग समर्थक है, तो फिर अभी बोलने की क्या आवश्यकता है? तो ये आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ब्राह्मण जो है वो आरएसएस के पास जाके उनका दिमाग खाते होंगे। जो कार्यकर्ता है, यार इनका इतना चल रहा है, 1.5 लाख गाँव में मामला पहुंच गया, 550 जिलों में, 5000 तहसीलों में वगैरह वगैरह। हमारा क्या, हमारे पास तो सारी सत्ता और मिलिट्री पावर और प्रधानमंत्री हमारा, स्टेट में सरकार हमारी, बजट हमारे पास, सारा बिजनेसमैन हमारे फेवर में, फिर भी इस आदमी को, वामन मेश्राम को हम रोक नहीं पा रहे। तो संवैधानिक अधिकारों की बदौलत संगठन आगे बढ़ रहे हैं और डंके की चोट पर तर्क संगत, बुद्धि संगत बात कर रहे हैं। ये बात वो लोग जानते हैं, इसलिए वो संविधान बदलने की बात कही ताकि ब्राह्मणों का हौसला बढ़े। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये ब्राह्मणों में भी भ्रम पैदा करने की बात है जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। इतने लंबे गैप का कोई बात जो है, जो राजनीतिक कूटनीतिज्ञ होते हैं वो अपने भविष्य की प्लानिंग नहीं बताते कि हम 2030 में क्या करेंगे, 2050 में क्या करेंगे, 40 में क्या करेंगे। और खासकर विरोधियों को जागरूक करने वाली बात तो कहते ही नहीं है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा प्रश्न ये है कि आखिर विवेक देव राय जी ने ये जो स्टेटमेंट दिया, ये किसको ध्यान में रखते हुए दिया? स्वाभाविक बात है, ये जो है, भारत में अगर संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई वाकई में सही मायने में अगर कोई लड़ रहा है तो वो वामसेप और वामन मेश्राम जी है। दूसरे तो सब विधायक, सांसद और सीएम पीएम बनने की लड़ाई में लगे हुए हैं।
संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई अलग बात है और सांसद विधायक और पार्षद बनने की लाइन में लगे रहना अलग बात है। तो वाकई में सही मायने में जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो तो वावन मेश्राम जी द्वारा लड़ी जा रही है। और आप ये क्लिप देखिएगा वावन मेश्राम जी की, जिसमें वो कहते हैं कि मेरे जीवित रहते हुए किसी भी गांडू के बस की बात नहीं है कि वो संविधान बदल दे। ये उनका वीडियो जा रहा था, प्रचार हो रहा था पूरे सोशल मीडिया में। किसी गांडू की औकात नहीं है कि संविधान बदल दे। भारत में कौन सा नेता है जो ऐसा कह रहा है? वावन मेश्राम तो नेता है नहीं, वो तो राष्ट्रीय प्रचारक है। जो नेता अपने आप को कहते हैं उनकी भी औकात नहीं है कि वो इस तरह की भाषा का उपयोग करें। ये तो जो वाक युद्ध है, जो बोला जाता है, वो बोलने का जो युद्ध है, तो उसमें तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना होगा ना जिससे सामने वाला का कॉन्फिडेंस लूज हो। आप लोकतांत्रिक युद्ध लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें भाषा का, बोली का उपयोग किया जाता है, तो उस बोली में भी तो दम होना चाहिए ना। तो वो वावन मेश्राम जी ने कहा ऐसा, तो उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया, ये वावन मेश्राम जी को ध्यान में रखते हुए दिया है। उनको उसके पीछे ये है कि देखो भाई वावन मेश्राम, कि तुम कहते हो कि किसी गांडू के बस की बात नहीं है, लेकिन हम बदल के रहेंगे। तुम अभी 67 ईयर के हो, सारे जगह भाषण दे दे के बताते हो कि 67 साल का हो, और कितना साल रह लोगे? चलो मान लो तुम्हारे जिंदा रहते हुए संविधान नहीं बदल पाए, चलो मान लो तुमने 1.5 लाख गांव तक, 2 लाख गांव तक इस आंदोलन को पहुंचाया, संगठन की शक्ति बनाई, लेकिन इस साथ कितने साल जिंदा रह जाओगे? तो हम 2047 में बदलेंगे। तुम्हारे जिंदा रहते हुए नहीं, तुम्हारे मरने के बाद बदलेंगे, लेकिन बदलेंगे जरूर। ये मैसेज वो देना चाहते हैं। ये मैटर, ये मामला है दूसरा। तीसरा है कि ऐसी कंडीशन में जब ये चल रहा है तो हम बहुजन समाज के लोगों ने क्या करना चाहिए? तो मैं देखता हूं कि जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो वावन मेश्राम जी अलग अलग राज्यों में जाके स्टेट मीटिंग लेते हैं, जानकारी देते हैं और ये बताते हैं कि आप लोग अपना जिला, शहर, तहसील छोड़ के, अपना जिला छोड़ के तहसील में जाओ, तहसील से ब्लॉक में जाओ, ब्लॉक से गाँव में जाओ। तो इसे 6 लाख गाँव तक पहुंचाने का काम आप करिए, ऐसा मेश्राम जी सब तरफ बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अब 6 लाख गाँव में पहुंचाने का जो मैटर है, इससे ये संविधान बदलने की प्रक्रिया रुक सकती है, क्योंकि आप इसे केवल ऐसा हवा में नहीं ले सकते कि नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने ये बात कही, तो ये इसे नॉनसेंस बात आप नहीं समझ सकते हैं। उनका टारगेट होगा, उन्होंने प्लान बनाया है और वो तो दिखाई दे रहा है। दिल्ली में खुलेआम उन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई, और क्या आपको सबूत चाहिए? तो अब ऐसी कंडीशन में बहुजन समाज के लोगों ने क्या करना चाहिए? तो इस कंडीशन में बहुजन समाज के लोगों ने क्या करना चाहिए, इस बात को हम बाबा साहब से सीख सकते हैं। कि बाबा साहब कहते हैं कि अगर अपनी लड़ाई को आप जीतना चाहते हैं, जीत हासिल करना चाहते हैं, तो आपके पास में 3 प्रकार के बल होने चाहिए। वो है बुद्धि बल, धन बल और जन बल। ये 3 बल होने चाहिए। और आज के समय में हम जोड़ सकते हैं कि जो सत्ता का बल है, पावर, वो सत्ता का बल होना चाहिए। तो अगर हम सत्ता की बात करें तो बहुजन समाज में बहुत सारे नेता हैं या जो विधायक, सांसद वगैरह बने हैं, तो वो सब तो दलाल भड़वीगिरी कर रहे हैं कांग्रेस बीजेपी में जाके। और दूसरी तरफ जो अपनी क्षेत्रीय पार्टियां भी चला रहे, तो वो कहीं ना कहीं वो उनके इन्फ्लुएंस में है या वो खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं। जो बहुजन समाज के जो नेता है, अभी देव रॉय ने ये स्टेटमेंट दिया, तो बहुजन समाज के नेताओं में से किसने इसके विरोध में प्लान बनाया है, किसने ऐसा इसके विरोध में कोई काम करने की बात सोची है? तो ये तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो सत्ता में जो लोग हैं वो हमारे किसी काम के नहीं, और हम जो संविधान बचाना चाहते हैं, हमारे पास सत्ता नहीं, हमारे पास सत्ता नहीं है। दूसरा जो बुद्धि बल है,
तो बुद्धि बल के मामले में बामसेप ने कैडराइज संगठन बनाने की प्रक्रिया शुरू की और कैडर लगातार जारी है। लेकिन फिर भी हमारे समाज का जो आम जो जन अगर देखा जाए तो बुद्धि से उतना ज्यादा मतलब ब्राह्मणों के षड्यंत्र को समझना, उसका उत्तर देना, जवाब देना, तो इन सब में अभी उतना डेवलप नहीं है। तो बुद्धि बल नहीं है। धन बल, तो धन बल भी हमारे पास नहीं है जो आंदोलन चलाने के काम आए। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो करोड़ों रुपया देते हैं बीजेपी को या कांग्रेस को, तो हमारे पास तो ऐसे कोई व्यापारी लोग है नहीं, तो हमारे पास में धन बल भी नहीं है। तो फिर हमारे पास में क्या बचता है? तो है जनबल। एक ही बल बचता है, जनबल। बाबा साहब के समय भी जनबल ही था जिनकी बदौलत हमें संवैधानिक अधिकार मिले, और आज की तारीख में भी हमारे पास जनबल ही है। जो दूसरे जो धन बल और बुद्धि बल है उसको डेवलप करने में लगातार लग रहे हैं, लेकिन दुश्मन तो उसके विरोध में काम करता ही है। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति हमारे पास जन बल की है। तो जब जन बल की है तो इसीलिए जन को ध्यान में रखते हुए, जन बल को ध्यान में रखते हुए मेश्राम जी ने प्लान बनाया कि हमें अपने इस संगठन का जाल 6 लाख गांव तक पहुंचाना चाहिए, जिससे करोड़ों लोग इस संगठन के साथ में जुड़ेंगे और फिर इस संगठन का उपयोग अपने आजादी के आंदोलन के लिए करेंगे। तो मेश्राम साहब जगह जगह जाके मीटिंगें ले रहे हैं, लोगों को समझा रहे कि अपना जिला छोड़ के तहसील में जाओ, तहसील छोड़ के गाँव में जाओ। तो ये 6 लाख गाँव में जाना जरूरी है, अन्यथा आप ऐसे ही स्टेटमेंट सुनते रहेंगे। आज देवराज जी, विवेक देवराज जी के मुंह से सुना, कल किसी और के मुंह से सुनेंगे और फिर फट जाएगी आपकी। संविधान बदल रहा है, फिर हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? तो उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। घबरा जाने से, अपनी फटने से तो कुछ होने वाला है नहीं। उसका सबसे बढ़िया जो आपका तरीका है वो यही है कि अपना जिला छोड़ के तहसील में जाना है, तहसील छोड़ के ब्लॉक में, ब्लॉक से गांव में, और 6 लाख गांव में ये नेटवर्क हमको बनाना है। तभी संविधान नहीं बदलेगा, अन्यथा वो लोग इस काम में लगे हुए हैं। तो ये जो विवेक देवराय ने जो स्टेटमेंट दिया उसका मीनिंग यही है कि उन्होंने खुला चैलेंज दे दिया है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, हम संविधान बदल के रहेंगे। अब वो भी देख रहे हैं कि मेश्राम जी जो है 6 साल से 5-6 साल हो गए 1.5 लाख गाँव 1.5 लाख गाँव बोल रहे हैं, उसके आगे तो आंकड़ा जा ही नहीं रहा। तो आरएसएस के लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि ये 1.5 लाख गाँव पे अटके हुए हैं। तो इसमें जो नालायकी है वो बामसेप के कार्यकर्ताओं की, जो 6 लाख गाँव में जाने के लिए प्रयास नहीं किए, अपने ही जिले में घूमते रहते हैं, फंडिंग करते हैं, कार्य मेश्राम साहब आए तो कार्यक्रम लेते हैं और फिर खत्म मामला। तो फिर वो तो संविधान बदलने में कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए अभी भी हमारे पास में समय है, तो हमें किसी भी हाल में इस कारवा को 6 लाख गांव तक पहुंचाना होगा। उसके इस स्टेटमेंट से हमने सबक सीखना चाहिए। जो आम जो दूसरे लोग हैं जो बामसेप से जुड़े हुए नहीं है या जिन्हें आंदोलन समझ में नहीं आता है, वो इस स्टेटमेंट से उनकी फट गई होगी कि संविधान नहीं रहेगा तो फिर हमारा क्या होगा। बामसेप के लोग की फटने वाले लोग है नहीं उनकी नहीं फटती। तो जिम्मेदारी लेके हमें इस कारवा को 6 लाख गांव तक ले जाना होगा, तो ही संविधान रहेगा। संविधान रहेगा तो अधिकार रहेंगे, अधिकार रहेंगे तो फिर हम इस भारत को जैसा भारत बनाना चाहते वैसा भारत बना सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बात कहना चाह रहा था। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।